तो इस तरह से बना लो, ऊपर में दर्पण लिखो, उसको 3 भाग में बांटो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है, आकार होता है, वो बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है और समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। ठीक है, लिख लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या? एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर इसमें टिक तो नहीं लगाए हैं, हम क्या डाले हैं तो याद नहीं है। पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। हवा किस पसीने सर इसमें ई होगा क्या? हम क्या किए उधर हमको याद नहीं है। मेरे विचार से क्या सर, आवाज नहीं आया। ये आंसर होना चाहिए इसका। और जब बीपीएससी का आंसर नहीं, लेकिन मेरे विचार से इसका आंसर होना चाहिए कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अच्छा, ठीक है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? इससे समझाया जा सकता है वो आंसर। सर हम वहाँ क्या लिखिए हमको नहीं याद है, अब आप बता दीजिए। अच्छा, तो अभी अभी जो बोलेंगे वही। अभी का हम सोचते हैं। सर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन सही है। प्रकाश का अपवर्तन सही है। देखो, प्रकाश में हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश में क्या चीज पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन लिख लो, परावर्तन का उदाहरण लिखो परावर्तन के नीचे, और अपवर्तन का उदाहरण लिखो अपवर्तन और परावर्तन का उदाहरण से क्वेश्चन हमेशा आता है। बोर्ड दिख रहा है परावर्तन अपवर्तन का उदाहरण? तो नहीं सर, ठीक से नहीं दिख रहा है, एकदम छोटा लोग। छोटा दिख रहा है। हाँ, अब प्रकाश, हाँ अब सही साइज है। हाँ, लिखो, अपवर्तन के नीचे उदाहरण लिखो। ऐसे प्रकाश को 2 भाग में बांटो, पहले परावर्तन अपवर्तन, और अपवर्तन के नीचे उदाहरण लिखना। 4 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का तिरछी द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी तिरछी प्रतीत होना। अपवर्तन का पहला उदाहरण है, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का तिरछी प्रतीत होना। सर नहीं तो इसको हम ये कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम इसको आराम से लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, समझा दीजिए आप। स्क्रीनशॉट में अच्छा से लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, ठीक है। प्रकाश जो है ना, इसमें हम लोग एक परावर्तन पढ़ते हैं और एक अपवर्तन पढ़ते हैं। ठीक है। अपवर्तन का उदाहरण है पहला हमारा, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का तिरछा प्रतीत होना। दूसरा उदाहरण है, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, लाली लाली जो दिखता है सूर्योदय के पहले, हाँ, है ना। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल है, पानी में भरे बर्तन की पेंदी पर जो सिक्का रहता है, अगर सिक्का को पानी के अंदर डाल दें किसी बर्तन में तो पेंदी पे रहेगा, ऊपर तो नहीं रहेगा। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। क्या लगता है? थोड़ा सा ऊपर दिखता है। उठा हुआ। ठीक है। वो इसका क्या कारण है? वो किस कारण से ऊपर दिखता है? अपवर्तन के कारण। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल बहुत फेमस है, तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना टिमटिम टिमटिम करते रहता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। हाँ। तो ये 4 एग्जाम्पल किसका हुआ? प्रकाश के अपवर्तन का। और इसी में से एक क्वेश्चन चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन का क्या क्या उदाहरण होता है?
प्रकाश के परावर्तन का पहला उदाहरण था डायमंड का चमकना, हीरा जो हीरा का चमकता है ना, चमकना। हाँ, हाँ। उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है उसमें? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है उसमें? टोटल इंटरनल TIR। रिफ्लेक्शन। इस वजह से हीरा चमकता है, ठीक है। हम्म। तो वो प्रकाश के हम्म। परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। और दूसरा होता है मरुभूमि में मरुभूमि मरीचिका में का दिखना। मरीचिका। मरुभूमि में मरीचिका दिखना, मरीचिका समझती है? नहीं सर। नहीं। जब तुम कभी रेगिस्तान में जाओगे या ऐसे भी देखोगे हम्म। मूवी वूवी में, तो हम्म। बहुत दूर में अगर कोई व्यक्ति है और बहुत दूर तक वो देख रहा है, मान लो यहाँ इतना दूरी पर, और अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, पेड़ तो है। मरुभूमि में पेड़ जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल गया कोई पेड़, तो पेड़ का सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होगा? परछाई बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं हाँ। बनेगा? हाँ। अब जो पेड़ का जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है बालू में, जमीन पर, ठीक है, तो दूर से दिखता है वो किस तरह का? जलाशय की तरह। कैसा दिखता है वो? जलाशय, जलाशय। तालाब की तरह दिखता है, ठीक है। तो लोग वहां पे पानी पीने हाँ। पहुंचेगा, जो भी हाँ। जितना जो जानवर है, जानवर को अगर प्यास लगेगा और उसको जलाशय दिखेगा तो जाएगा उधर दौड़ते हुए पानी पीने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है जलाशय, जहाँ उसको लगता है कि यहाँ जलाशय है, तो वहां क्या मिलेगा उसको? सिर्फ एक छाया मिलेगा, छाया ठीक है ना। मिलेगा। वहां हाँ। पानी तो मिलेगा नहीं। तो वही जो भ्रम होता है, उसी भ्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? मरीचिका। क्या बोलते हैं? मिराज, MIRAGE। मरीचिका क्या होता है? पेड़ का उल्टा मिराज। प्रतिबिंब जो रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है दूर से देखने पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मरीचिका। ये मरीचिका। किस वजह से होता है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? प्रकाश के प्रकाश के, परावर्तन की वजह से। परावर्तन की ठीक है। वजह से। अपवर्तन और परावर्तन का बात क्लियर हो गया। हम्म। अपवर्तन और परावर्तन से जो एग्जाम्पल आया वो क्लियर हो गया। हाँ। तीसरा क्वेश्चन क्या था फिजिक्स का? हाँ, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? क्या बनाई है? क्या बना है तो हमको याद नहीं है। इसमें क्या टिक मारी है? सर क्वेश्चन हम में ये क्या टिक मारा? क्वेश्चन में टिक अगर अभी नहीं बनाती तो क्या? नहीं मारे। अभी अभी अगर बनाती तो तुम क्या आंसर मारती उसका? सर सी, नियंत्रण विखंडन प्रक्रिया। नहीं, गलत होता। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन। बी। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। बोर्ड देखो, बोर्ड में हम एक तरफ लिखे हैं परमाणु बम, एक तरफ लिखे हैं हाइड्रोजन बम, लिखे हैं। हाँ। जो हमारा परमाणु बम होता है, ठीक है, ये नाभिकीय हाँ। विखंडन यानी परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसा? परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। कैसा? न्यूक्लियर फिजन की तरह काम करता है। विखंडन। हम्म। और जो हाइड्रोजन बम होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह काम करता है। हाइड्रोजन बम कैसा काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज मतलब क्या होता है? जोड़ना, संलयन करना। हम्म। फ्यूज मतलब संलयन करना। संलयन करना। जैसे हम लोग के घर में फ्यूज लगा हुआ रहता है कि नहीं, बोर्ड में, हाँ। वही फ्यूज। फ्यूज मतलब जोड़। वो अगर तार नहीं रहेगा तो दोनों पॉइंट नहीं जुटेगा, और नहीं जुटेगा तो हमारे घर के अंदर लाइट नहीं जाएगा, पंखा नहीं नहीं चलेगा, है ना। जलेगा। फ्यूज हाँ। खोल देंगे तो क्या होता है? जोड़ना। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम किस अनियंत्रित सिद्धांत पे संलयन काम करता है? अनियंत्रित अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। नाभिकीय संलयन। संलयन प्रक्रिया। हाँ, ठीक है। यहाँ नाभिकीय शब्द नहीं छोड़ दिया हुआ है, तो उसे कोई नहीं दिक्कत दी। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। क्या काम हो सकता है इसके पीछे? सर उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। हम्म, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान। क्या होगा?
सर ठंडे का उसके तापमान आसपास आसपास का डी नंबर केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र का घट जाएगा। तापमान घटेगा नहीं, तापमान बढ़ेगा। बी ऑप्शन होगा आंसर इसका। बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा। बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। स्तर गिरेगा और फिर बीकर से सर जल डी नंबर होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। आगे बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हम्म वोल्ट मीटर से सर विभवांतर मापते हैं, सही है। हाँ एमीटर से करंट हाँ मापते हैं, विद्युत धारा, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर हाँ। से विद्युत वाहक बल मापते हैं, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत गैल्वोमीटर। प्रतिरोध मापते हैं, बिल्कुल गलत। गैल्वेनोमीटर से डी। विद्युत प्रतिरोध नहीं मापते हैं। हम्म। आंसर डी होगा। डी है। आगे। बोले यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो हम्म तो सर रबड़ की गेंद कौन जमीन पहले पर पहले पहुंचेगी। जमीन पर कौन? रबड़ की बॉल। रबड़ की बॉल। नहीं, इसका आंसर होगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। सर पंख कैसे नीचे आएगा एक साथ? क्योंकि निर्वात का बात कर रहा है ये, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है। जब ग्रेविटेशनल हम्म। फोर्स का बात करता, तब फिर जिसका वजन ज्यादा है वो पहले पहुंचता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, निर्वात। ठीक है। हाँ। इसका क्या आंसर होना चाहिए? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अच्छा, हम एक डी। बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। दोबारा से हम हम्म। इसको एक क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक ठीक। है। हाँ। ठीक है, बोलो। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना का कारण है। हम्म रंग दिखाती है। सुंदर रंग दिखने का क्या कारण है? तो प्रकाश का विवर्तन। इंग्लिश नाम इसका पढ़ो तो पता चलेगा। क्या नंबर है? 42। हाँ। रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा। रिफ्रैक्शन अपवर्तन के ठीक। कारण ही होता है ऐसा। ठीक है। हाँ। आगे। रिफ्लेक्शन। सर इसका नंबर कौन सा? प्रकाश का वर्तन, प्रवाह, परावर्तन। ए सॉरी, बी। हाँ 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 कर। हाँ रिफ्लेक्शन। अच्छा। प्रकाश का वर्तन। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। क्या होता है द्रव्यमान संख्या? सर हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूट्रॉन। अच्छा। उपयुक्त में से ई होगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों?
ऐसा क्यों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुल कुल द्रव्यमान होती है। नहीं। तो हमको नहीं पता, कभी पढ़े ही नहीं है। नहीं पढ़िए तो लिखो, परमाणु द्रव, क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या लिख के दे दो, लिखवा देते हैं इसके बारे में। परमाणु द्रव्यमान संख्या। हम्म, परमाणु संख्या अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होता है, ठीक है। देखो, किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है। पढ़िए, द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। देखो, ए इक्वल टू पी प्लस एन। ए इक्वल्स टू पी प्लस एन। पी मतलब प्रोटॉन की संख्या, और एन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये किसके बारे में बात किए? द्रव्यमान संख्या के बारे में, और हिंदी में इसको बोलते हैं मास नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। एक होता है परमाणु द्रव्यमान, एक होता है परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि लिखो, परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर
प्रोटोनों का द्रव्यमान जोड़ न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। प्रोटोनों का द्रव्यमान जोड़ इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तीनों का द्रव्यमान लिख लिए। हाँ। प्रोटोनों का द्रव्यमान जोड़ न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है। जब द्रव्यमान का बात आता है तो संख्या अलग चीज होता है और द्रव्यमान अलग चीज होता है। संख्या जितना है उसके मास से गुना करेंगे तब उसका द्रव्यमान होता है। तो नीचे लिखो बराबर दे करके, प्रोटोनों की संख्या गुने एक प्रोटोन का द्रव्यमान। प्रोटोनों की संख्या गुने एक प्रोटोन का द्रव्यमान जोड़ इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन वाला लिखो। न्यूट्रॉनों की संख्या गुने एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। थोड़ा देर में करते हैं, ठीक है। ठीक।